गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप देखोगे कि एमटीपी क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर इंड्यूस्ड एबॉर्शन, ये क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। और हम कुछ जानेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में, एसटीडीज ये क्या है, इनके बारे में जानेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वह है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल का मतलब चिकित्सीय सुविधाओं द्वारा, टर्मिनेशन का मतलब रोक देना, प्रेगनेंसी का मतलब जो जिस फीमेल के एब्डोमेन में यूट्रस में बच्चा जो पल रहा है उसको वहीं के वहीं रोक देना। इसे हम इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड also called induced abortion। इंड्यूस्ड एबॉर्शन का मतलब उस बेबी को अपनी इच्छा से बाहर निकलवा देना, जो अभी डेवलप नहीं है पूरा, एबॉर्शन करा देना। तो दुनिया में लगभग ये ऐसा क्यों होता है? पहली बात है कि अगर कोई रेप का केस है और प्रेग्नेंट कोई फीमेल रह गई तो उस केस में हम एमटीपी का सहारा लेते हैं, उसे एबॉर्शन करा देते हैं। दूसरा वाला केस ये है कि कोई कपल है कोई और उस पर एक बच्चा है, तो वो दूसरा बच्चा 3 साल या 4 साल का 4 साल के बाद करना चाहते हैं, यानी कि दोनों बच्चों के बीच में 3-4 साल का गैप करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या है कि वो दूसरा बच्चा जो है 1 साल बाद ही हो रहा है, अगर वुमेन प्रेग्नेंट हो गई है तो उस केस में हम एमटीपी का सहारा लेते हैं, बच्चे को कंप्लीट डेवलप होने से पहले एबॉर्शन करा देते हैं। इसका सहारा और भी लिया जाता है, जैसे किसी बच्चे में हमने पता कर लिया है कि जो बच्चा डेवलप हो रहा है उसमें कोई गंभीर बीमारी है, किसी गंभीर बीमारी के सिम्टम्स हैं जो उसे ठीक नहीं किया जा सकता, तो उस केस में भी बच्चे को एबॉर्शन करा देते हैं, अब एमटीपी का सहारा लेते हैं। किसी किसी केस में ये देखा गया है कि जो वुमेन है, जो कोई फीमेल है, उसकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है कि वो बच्चे को पैदा कर सके, तो उस केस में भी एमटीपी का सहारा लेते हैं और एबॉर्शन करा देते हैं बच्चे का। लेकिन एमटीपी का पहले 1971 से इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट कंडीशन लगाई, बड़ी कठोर कानून के साथ इसे अप्लाई किया कि जो मैंने जो अभी केस बताया कि इन केस में तो एमटीपी का सहारा लेते हैं, लेकिन अगर किसी को पता चल गया उस पर 2-3 लड़की पहले से ही है और फिर पता चल गया कि आगे जो बच्चा है, जो बच्चा उसके माँ के अंदर है अभी वो भी लड़की है, तो उस केस में वो बच्चा को एबॉर्शन कराना चाहता है, लेकिन ये नहीं करा सकते, ये इसके मिसयूज होंगे एमटीपी के। तो कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ इसको इंडियन गवर्नमेंट ने 1971 में इसको अप्लाई किया था, इसको लागू किया था। कब किया था? 1971 में इंडियन गवर्नमेंट legalized MTP in
1971 with strict conditions. To avoid its मिसयूज, इनके मिसयूज से इसके मिसयूज को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ, कठोर कानून के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने इसे लीगलाइज्ड किया, यानी कि एमटीपी की इजाजत दी। दुनिया भर में जो एमटीपी होती हैं हर साल, लगभग 45 से 50 मिलियन एमटीपीज, 4 से 5 करोड़ एमटीपीज हर साल होती हैं। जो टोटल कंसीव्ड प्रेगनेंसी का, यानी कि टोटल प्रेगनेंसी जो वर्ल्ड में होती हैं, उसका ये 1/5 है। इसका मतलब एमटीपी से हम बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। दुनिया भर में जितनी भी प्रेगनेंसी होती है उसका 1/5 उनको एबॉर्शन करा दिया जाता है। तो हम यहां पर यही पॉइंट लिख सकते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड लगभग कितनी एमटीपीज को किया जाता है? 45 से 50 करोड़ मिलियन, सॉरी, नियरली 45 to 50 million एमटीपीज are performed in a year all over the world। दुनिया में जितनी भी एमटीपी होती है उसका लगभग 45 से 50 मिलियन एमटीपी को परफॉर्म किया जाता है, विच is about 1/5 of the total number of conceived pregnancy। जो दुनिया में प्रेगनेंसी होती हैं, यानी कि जितनी लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं लगभग इसका 5 गुना होंगी। लगभग 250 मिलियन प्रेगनेंसीज हर साल दुनिया में होती हैं, उसका लगभग 50 मिलियन प्रेगनेंसीज को एमटीपी से खत्म कर दिया जाता है। ये हमारा एमटीपीज हो गया। एमटीपीज का मतलब क्या था कि अपनी इच्छा से प्रेगनेंसी को रोकवा देना। किस किस केस में मैंने आपको बता दिए हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का। एसटीडीज।
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इसका दूसरा नाम वेनेरियल डिसीज भी कहते हैं। वीडी वेनेरियल डिसीज की कहते हैं। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी इसका एक और नाम कह सकते हैं आप। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस ऐसी डिसीज जो हमारे जेनिटल पार्ट्स में होती हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में होती हैं, उनको हम क्या कहेंगे? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज या वेनेरियल डिसीज या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। दो इन्फेक्शंस और डिसीज which occurs in reproductive or genital parts called STDs या VDs या RTI। ऐसे इन्फेक्शन या डिसीज जो हमारे जेनिटल या रिप्रोडक्टिव पार्ट में होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या वेनेरियल डिसीज या फिर हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। इसके हम कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे गोनोरिया, गोनोरिया है, सिफिलिस है, जेनिटल हर्पीस है, क्लेमिडियासिस है, जेनिटल वार्ड्स है, ट्राइकोमोनियासिस है, हेपेटाइटिस बी है, एड्स है, ETC। ये हमारी कुछ डिसीज हैं जो हमारे जेनिटल पार्ट्स में होती हैं। गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीस, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वार्ड्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, एड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनमें जेनिटल हर्पीस एक तो ये होगी, हेपेटाइटिस बी एक ये होगी और एड्स। ये तीन डिसीज हैं
ये क्योरेबल नहीं है। अगर किसी आदमी के अंदर ये हो गई तो जब तक उससे ये बीमारी मोहब्बत करेंगी उस आदमी से या उस फीमेल से, उस इंसान से, जब तक वो मर नहीं जाता। यानी कि उसकी लास्ट सांस तक ये उसका साथ निभाती है, जन्म जन्म तक साथ है, उस जन्म तक तो साथ है। यानी कि इन बीमारियों को सही नहीं किया जा सकता, इंसान को इस बीमारी के साथ जीना पड़ेगा। तो जेंडर हर्पीस, एड्स और हेपेटाइटिस बी, बाकी ये सारी डिसीज हैं ये क्योरेबल है, इनको ठीक किया जा सकता है। तो हम लिख सकते हैं यहां पर जेनिटल हर्पीस, हेपेटाइटिस बी एंड एड्स आर नॉट क्योरेबल। यानी कि इनको ठीक नहीं किया जा सकता, बाकी और डिसीज को ठीक किया जा सकता है। अब देख लेते हैं इनके सिम्टम्स क्या हैं। जो हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है उनके सिम्टम्स क्या हैं उसके बारे में और देख लेते हैं। सिम्टम्स ऑफ एसटीडीज। इचिंग होती है, यानी कि खुजली, जेनिटल रीजन में, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में खुजली कंटिन्यूअस होने लगती है इससे। एचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, व्हाइट कलर का जो लिक्विड हल्का सा फ्लूइड है वो कंटिन्यूअसली रिलीज होता है। फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइड पेन, हल्का हल्का वहां पर दर्द होता रहता है, स्वेलिंग, सूजन भी आ जाती है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पर, swellings in genital region। हमारे सिम्टम्स इचिंग, खुजलाहट होने लगती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, दर्द होता है, स्वेलिंग आ जाती है, और भी बहुत सारे सिम्टम्स हमारे एसटीडी के देखने को मिले। अब कुछ जो एसटीडीज है, एसटीडीज का मतलब जो है हमारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, उनके सिम्टम्स बहुत दिनों तक आते नहीं। जैसे हमारा एड्स है, इसके सिम्टम्स को आने में कम से कम, अगर जिसकी ज्यादा ही पुअर हेल्थ है तो 2 साल कम से कम उसके सिम्टम्स को आने में लगते हैं, अदरवाइज 8-10 साल लग जाते हैं।
एड्स के सिम्टम्स को आने में। तो ये भी इसका एक पॉइंट है। अब ये डिसीज जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती कैसे है, एक क्वेश्चन ये भी आता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो है किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में जाएंगी तो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं जैसे सिरिंज है, इन्फेक्टेड पर्सन में लगाया फिर उससे हेल्थी पर्सन में लगा दिया तो उसको भी बीमारी हो गई। इन्फेक्टेड मदर है उसके बच्चे को भी हो सकती है, इन्फेक्टेड मदर से बच्चे को भी हो जाएगी। कोई अगर पेशेंट है उसको ब्लड की जरूरत है तो इन्फेक्टेड ब्लड, ऐसा ब्लड उसे चढ़ा दिया जो जिसके अंदर जेनिटल डिसीज थी, तो हेल्थी पर्सन जिसको हम ब्लड दे रहे हैं जिस पेशेंट को जिसके अंदर वो वाली बीमारी नहीं है, किसी दूसरी वाली बीमारी है, तो वो वाली बीमारी भी हो जाएगी। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज वाला इन्फेक्टेड ब्लड अगर किसी दूसरे पर्सन में दे दिया तो जेनिटल डिसीज उस पर्सन के भी हो जाएंगे। सेक्सुअल कांटेक्ट से भी ये बीमारी हो जाती है। तो इन बीमारी से बचने के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और ये बीमारी जो है ये ज्यादातर 15 से 24 साल के 25 साल के उम्र तक के बच्चों में ज्यादा देखी गई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज STDs are highly reported सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो है 15 से 24 साल तक के एज ग्रुप वाले हैं उनमें ये ज्यादा देखी गई है। 15 से 24 ईयर्स, 15 to 24 ईयर्स वाले पर्सन में ये ज्यादा रिपोर्ट की गई है। अब इनसे बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं उसे देख लेते हैं। How STDs ट्रांसमिटेड, ये कैसे ट्रांसमिट होती है यानी कि कैसे इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में जाती है। बाय यूजिंग इन्फेक्टेड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन्फेक्टेड मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से यूज करने पर यह बीमारी किसी हेल्थी पर्सन में हो सकती है। बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से भी ये बीमारी हो सकती है किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ। बाय इन्फेक्टेड मदर टू
बेबी, उसके बच्चे को भी ये बीमारी हो सकती है। बाय यूजिंग इन्फेक्टेड ब्लड, और ट्रांसफ्यूजिंग इन्फेक्टेड ब्लड। किसी पर्सन को ब्लड की जरूरत है तो उसे इन्फेक्टेड ब्लड दे दें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का, एड्स का, तो भी ये उसको डिसीज हो सकती है। अब बात आती है कि इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, कि ये जो डिसीज है उससे कैसे बच सकते हैं। How avoid from sexually transmitted disease। पहला वाला जो है पॉइंट, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मैनी पार्टनर्स। किसी अननोन इंसान के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, या फिर किसी जो कैरेक्टरलेस जो लोग होते हैं उनकी ये फितरत होती है कि कभी किसी के साथ सेक्स कर लिया कभी किसी के साथ, तो उनको भी बीमारियों का स्वाद मिल सकता है। मैनी पार्टनर के साथ भी सेक्स नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। Always using condoms during सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर, सेक्स के टाइम पर कंडोम्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इफ अगर कोई डाउट है तो तुरंत क्वालिफाइड डॉक्टर से इसका कंसल्ट करना चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर को से दिखाना चाहिए, जिससे कि समय रहते इस डिसीज पर कंट्रोल किया जा सके। टू डिस्कस क्वालिफाइड डॉक्टर्स फॉर early detection and get complete ट्रीटमेंट। अगर डिसीज है तो जल्दी उसका पता लगाने के लिए, कंप्लीट उसको सही करने के लिए
क्वालिफाइड डॉक्टर्स के साथ सलाह लेनी चाहिए, उसको दिखाना चाहिए। अगर कोई डाउट ऐसा नज़र आ रहा है तो ये हमारे अवॉइडेंस हो गए थे किससे कि हमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बच सकते हैं कैसे। तो हमारा यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कंप्लीट हो गया है और एमटीपी जिस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम इनफर्टिलिटी के साथ मिलेंगे कि कुछ ऐसे कपल हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी केस क्या है, उसका क्या उपाय है, इसके साथ मिलेंगे। तो दोस्तों इतना ही इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।